अटेक्सिया क्या होता है और उसके अंदर जेनेटिक काउंसलिंग की क्या भूमिका है। तो मैं बहुत संक्षेप में जीनेटिक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारा जो शरीर है उसमें लगभग 37 अरब कोशिकाएं होती है और ये कोशिकाओं को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं और ये हमारे शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती हैं। और विभिन्न अंगों के अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग ऊतकों में 200 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे लिवर की कोशिकाएं अलग हैं, किडनी की अलग हैं, चमड़ी की अलग हैं, ब्रेन की अलग हैं। और इन सभी कोशिकाओं में लगभग 1 लाख तरह के प्रोटीन होते हैं अलग अलग प्रकार के। लेकिन ये सारे 1 लाख तरह के प्रोटीन बनते हैं केवल 20 प्रकार के अमीनो एसिड के संयोजन से। तो यूं समझ लो कि एक ऐसी भाषा है जिसमें 20 अक्षर हैं और उन अक्षरों जैसे अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं और आप उनको मिला के लाखों शब्द बना लेते हैं। उसी तरह से ये जो हमारी जीन्स की भाषा है इसमें 20 अक्षर हैं लेकिन उससे हम लाखों तरह के प्रोटीन बनाते हैं। और उस प्रोटीन को बनाने का जो कोड है जिसको हम कूट भाषा बोलते हैं वो रहता है जीन के अंदर। तो ये जो जीन है इसकी शुरुआत हमारे प्रथम कोशिका से होती है। जब माँ के गर्भ में बच्चे का भ्रूण बनता है तो उसकी शुरुआत एक कोशिका से होती है। जैसे कहते हैं ना कि लंबी से लंबी यात्रा की शुरुआत भी पहले एक कदम से होती है। उस एक कोशिका में फिर विभाजन होता है, उसके बाद उससे काया बनना चालू होती है। 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, 64, 132, 264 करते 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 अरबों तक पहुंच जाती हैं ये कोशिकाएं। और फिर वो 200 प्रकार की कोशिकाओं में डिफरेंशिएट होती हैं, भिन्नित होती हैं। और प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक नाभिक होता है और प्रत्येक नाभिक में क्रोमोसोम नाम के धागे होते हैं। उन धागों के 23 जोड़े होते हैं, मतलब 46 धागे, छोटे 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 महीन धागे प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक नाभिक में। और ये धागे डीएनए नाम के मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो ये जो डीएनए नाम का मॉलिक्यूल है ये करीब ऐसे 20,000 जीन इसी मॉलिक्यूल के बनते हैं। तो कुल 46 क्रोमोसोम पर हमारे शरीर में 20,000 जीन रहती हैं। और जन्म के समय जो जेनेटिक धरोहर हमको मिलती है आदि माता से और आदि पिता से, वही पूरे जीवन भर हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में वैसी ही रहती है। ये अलग बात है कि किसी टिश्यू में कोई सी जीन ज्यादा एक्टिव होगी, किसी दूसरे टिश्यू में कोई दूसरी जीन ज्यादा एक्टिव होंगी। ब्रेन के प्रोटीन अलग तरह के हैं, लिवर के प्रोटीन अलग तरह के, तो ऐसा थोड़ा बहुत अंतर तो होगा। लेकिन जो ब्लूप्रिंट है, जो खाका है, वो तो शरीर के प्रत्येक अंग की प्रत्येक कोशिकाओं में एक जैसा ही रहेगा। तो कल्पना कीजिए कि हमारे शरीर की अरबों कोशिकाएं हैं, उनमें से एक कोशिका यहाँ हम दिखा रहे हैं, ये जिस पे मैं कर्सर चला रहा हूँ। और इस कोशिका के केंद्र में नाभिक है और इस नाभिक में ये धागे हैं जिनको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये एक जोड़ा है, ऐसे 23 जोड़े होते हैं तो 46 धागे हो गए। और उस धागे का एक छोटा सा हिस्सा हमने यहाँ मैग्नीफाई कर दिया और मैग्नीफाई करके हमने उसको देखा ये एक डीएनए मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का अणु है। और इसकी रचना बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। सर्पिलाकार 2 धागे आपस में एक दूसरे पे गुत्थम गुत्था ऐसे बने रहते हैं और इसी लंबे धागे पर ये 20,000 जीन्स रहती हैं। तो ये आप देख रहे हैं विभिन्न अंगों में जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं उनके काम भी अलग अलग हैं। लेकिन प्रत्येक कोशिका की भले उसकी रचना अलग हो लेकिन उसकी मूल रचना प्रणाली, उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बहुत कुछ एक जैसा होता है। तो ये ऐसे क्रोमोसोम के 23 जोड़े धागे होते हैं, उसमें से 22 जोड़े तो मिलते जुलते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो हमारा लिंग निर्धारित करता है। तो अगर पुरुष है तो उसमें उस जोड़े का नाम होगा एक्स और वाई, और यदि कोई स्त्री है तो उसमें उस 23वां जो जोड़ा है उसका नंबर होगा एक्स और एक्स। और जब कोई बीमारी जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है तो उसमें 2-3 तरह के इनहेरिटेंस पैटर्न होते हैं, आनुवंशिकी किस तरह की होगी। एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसमें आप देखिए इस चित्र को कि ये जो केशरिया रंग है ये पिता है और उनको ये बीमारी है, और जो नीला रंग है ये माँ है और जो माँ हेल्दी। तो नीला रंग मतलब हेल्दी और केशरिया रंग मतलब बीमार। तो अब ये जो पिताजी थे इनके 2 क्रोमोसोम थे, उसमें से एक क्रोमोसोम पे वो खराब बीमारी थी और एक पे नहीं थी। माँ के केस के जो 2 क्रोमोसोम थे उनमें दोनों हेल्दी थे। अब जब इन दोनों की संतान हुई तो आप देखेंगे, सॉरी, जिस बच्चे को खराब वाला जीन अपने पिता से मिला उसके अंदर तो बीमारी आ जाएगी।
जिस बच्चे को पिता से भी अच्छी वाली जीन मिली और माँ से भी अच्छी वाली जीन मिली वो हेल्दी रहेगा, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। और इस लड़की को और इस लड़के को दोनों को एक एक खराब जीन अपने पिता से मिली और माँ से उनको हेल्दी जीन मिली है। तो इस तरह की इनहेरिटेंस के अंदर, और जिस बीमारी की हम आज चर्चा कर रहे हैं अटेक्सिया नाम की बीमारी, उसमें बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो ऑटोसोमल डोमिनेंट तरीके से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते हैं। और इन केस में यदि माता या पिता में से किसी एक को बीमारी है तो उनकी होने वाली संतानों में से लगभग आधों में इस बीमारी के होने की आशंका रहती है, फिर चाहे वो संतान लड़का हो या लड़की हो। और वो खराब जीन या तो उसको पिता की तरफ से आई होगी या माँ की तरफ से। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। इसमें क्या होता है कि माता और पिता दोनों को बीमारी नहीं है, लेकिन दोनों के पास एक एक क्रोमोसोम में खराब जीन है, लेकिन वो जो खराबी है जीन की उसकी तीव्रता कम है। तो पहले वाला जो उदाहरण था ना, उसमें उस खराब जीन की तीव्रता ज्यादा थी, और अगर पिता के पास 2 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम पे वो खराब जीन थी तो उस पिता को उस बीमारी के लक्षण थे। लेकिन अब यहाँ देखिए, इसमें पिता को भी एक खराब जीन है और माँ को भी एक खराब जीन है, लेकिन दोनों को बीमारी नहीं है। तो इस तरह की अवस्था को क्या बोलते हैं? कैरियर। कैरियर का मतलब होता है वाहक, काय के वाहक, उस बीमार जीन के वाहक है लेकिन खुद अनअफेक्टेड है, उनको खुद को बीमारी नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि अगर ऐसे माता पिता में शादी हुई है जिनमें दोनों के पास एक एक खराब जीन थी, तो फिर उनके एक बच्चे को बीमारी होगी, एक बच्चा पूरा स्वस्थ होगा और बीच के जो 2 बच्चे हैं वो कैरियर बन जाएंगे। मतलब उनको बीमारी तो नहीं होगी लेकिन उनके संतानों में बीमारी होने की आशंका हो जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जहां तक संभव हो रिश्ते में शादी नहीं करना चाहिए। एक ही गोत्र में अपने यहाँ जो न करने का सिद्धांत था ना, उसके पीछे शायद ये कारण रहा होगा कि अगर बाय चांस ऐसा हो गया, एक ही समाज के पति पत्नी हैं तो, और बाय चांस दोनों के पास वो रिसेसिव वाली जीन थी जिसने कि उनको कैरियर बना दिया था, लेकिन पता नहीं पड़ेगा। आप तो स्वस्थ हैं, आपकी एक जीन में खराबी है उस बीमारी को लेके, और आपने जिससे शादी करी उसकी भी एक जीन में वो खराबी है। तो जब आपके 4 बच्चे होंगे उसमें से 25% मतलब एक ये रोग होगा और बाकी 2 के अंदर कैरियर बन जाएंगे। नहीं है, है ना? तो हम एक काम करते हैं डॉक्टर। और तीसरा होता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। इसमें माता कैरियर होती है लेकिन पुरुष कैरियर नहीं होता, और जब ये बीमारी जाती है तो बेटे को हो सकती है और बेटी कैरियर होगी। तो ये उसका एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस कहलाता है। इसके अलावा फ्रीड्रिक्स अटेक्सिया नाम की जो, वो भी एक प्रकार का रिसेसिव रोग है अटेक्सिया का। उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो एंजाइम प्रोटीन बनाने वाली जीन है उसके अंदर म्यूटेशन आता है, और इसलिए मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं, ब्रेन के सेरेबेलम में खराबी आने लगती है, हृदय के अंदर कमजोरी आने लगती है। तो कुछ म्यूटेशन ऐसे होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य को प्रभावित करते हैं। और जब हम इन पेशेंट्स का एमआरआई निकालते हैं तो ये जो सेरिबेलम नामक हिस्सा है ब्रेन के पीछे के हिस्से में, यहाँ पर वो इन लोगों का श्रिंक होने लगता है, क्षय होने लगता है। उसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है डीजेनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्जन्म, और डीजेनरेशन का मतलब होता है क्षय होना, नष्ट होना, गलना, सिकुड़ जाना। तो सेरिबेलम नाम का हिस्सा जो यहाँ चित्र में दिखाया, ये देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति का सेरिबेलम दिखाया है और ये अटेक्सिया वाले मरीज का सेरिबेलम दिखाया है। ये आकार में छोटा हो गया है, श्रिंक हो गया है। अब ये क्यों श्रिंक हुआ? क्योंकि सेरिबेलम की रचना में जो नाना प्रकार के प्रोटीन बनते हैं उनमें से कोई एक खास प्रोटीन को बनाने वाली जीन में म्यूटेशन आ गया था, खराबी आ गई थी, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट नाम की एक खराबी आ गई थी, इसलिए वो रचना का आकार। अब ये लिस्ट आती है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट वैरायटी के अटेक्सिया कौन कौन से होते हैं। इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, मैं केवल इतना कहूंगा, मैं देखिए कोशिश करता हूं मेरी स्क्रीन को थोड़ा जूम करने की। तो ये SCA1, SCA2, SCA3 आप देख रहे हैं ना, ये फुल फॉर्म होता है स्पाइनो सेरिबेलर अटेक्सिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये गिनती बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। हर वर्ष रिसर्च के द्वारा, शोध के द्वारा कोई ना कोई नया म्यूटेशन निकलता है। इनमें से बहुत सारे म्यूटेशन तो इतने रेयर हैं, इतने दुर्लभ हैं, इतने कम पाए जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़े ज्यादा पाए जाते हैं। तो कुल मिला के जो सेरिबेलम के अटेक्सिया वो वैसे ही रेयर हैं, उस रेयर में भी रेयर उदाहरण मिलते हैं। और इस टेबल में बताया गया है कि बीमारी का नाम क्या है,
उसके पीछे जो जीन का नॉमेनक्लेचर भी बड़ा अजीब होता है, ATXN1, ATXN2, तो उनका नामकरण करने की भी एक सैद्धांतिक प्रणाली वैज्ञानिकों ने बनाई है। और फिर उसमें बताया गया है कि कौन से उम्र में वो ज्यादा प्रकट होती है, 3rd and 4th डिकेड, 7th डिकेड, 5वां डिकेड, और लगभग वो कितने साल तक चलती है, उसके बाद व्यक्ति का जीवन खत्म होने का अंदेशा रहता है। 15 साल, 10 साल, अनेक दशक, 25 साल, और फिर उसके प्रमुख चिन्ह क्या होते हैं। तो हमारे जो न्यूरोलॉजी के डॉक्टर्स होते हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं जो DM की डिग्री करते हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो इस टेबल को रटेंगे, क्योंकि परीक्षा में उनसे पूछा जाता है कि क्या क्या बीमारियां आपको पता हैं इस तरह की। और रटने के बाद भी, इवन मैं तो अपने बारे में भी कहूंगा कि मैंने कई बार इस टेबल को रटा होगा, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। इतनी वैरायटी है कि इनको तो हमें याद रखना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गए ऑटोसोमल डोमिनेंट। उसी तरह से ऑटोसोमल रिसेसिव अटेक्सिया के यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए, जिसमें सबसे ऊपर फ्रीडरिक अटेक्सिया का नाम लिखा है और कुछ है। अब हम आते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के ऊपर। तो जेनेटिक काउंसलिंग कौन करता है? अब वैसे तो कोई भी डॉक्टर को करते आना चाहिए, लेकिन इतना आसान नहीं कि हर कोई डॉक्टर कर ले। उसके लिए आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेना पड़ती है, अध्ययन करना पड़ता है, अनुभव प्राप्त करना पड़ता है। अब मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, और चूंकि अटेक्सिया एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, इसलिए उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जेनेटिक काउंसलिंग आना तो चाहिए। मेरे से भी अच्छी जेनेटिक काउंसलिंग कौन करेगा? हमारे दिल्ली में मित्र हैं डॉक्टर अचल श्रीवास्तव, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में। वो इस तरह के केसेस ज्यादा देखते हैं मेरी तुलना में, क्योंकि देश भर से मरीज उनके यहाँ रेफर होके आते हैं। तो और फिर इसके अलावा कुछ जीनेटिसिस्ट ऐसे होते हैं जो ना तो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, ना तो कार्डियोलॉजिस्ट, ना कुछ, लेकिन हर सिस्टम की जो जेनेटिक बीमारियां उनको वो एक साथ देखते हैं। तो उनके पास भी खास अनुभव होता है, जो रेयर डिसीज में काम करते हैं। तो जेनेटिक काउंसलिंग वाले लोगों के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि किसी बीमारी का निदान कैसे करना। तो इवेल्युएशन स्ट्रेटजी, उसका आप आकलन कैसे करेंगे? तो आप अच्छे से हिस्ट्री लेंगे, मरीज का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, न्यूरोलॉजिकल परीक्षण करेंगे, ब्रेन का MRI कराएंगे, बहुत डिटेल में फैमिली हिस्ट्री पूछेंगे, तुम्हारे परिवार में किसको है, इसको है, उसको नहीं है। कई बार ऐसा होता है लोग ढंग से फैमिली हिस्ट्री नहीं देते, हम पूछते क्यों तेरे जैसी बीमारी और किसको है, लोग बोलते हैं नहीं है। अरे फिर जब हम ध्यान से उनको डिटेल में पूछते हैं, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, हम उनका फैमिली ट्री बनाने लग जाते हैं। जो भी मैंने थोड़ी देर पहले चार्ट दिखाया था ना आपको, उस तरह का चार्ट बनाते बनाते पूछते जाते हैं, अच्छा तुम्हारे पिताजी के कितने भाई थे? 1 2 3 4 5। ये काका जी थे, ये ताऊ जी थे, ये बुआ जी थी, इनके कितने बच्चे हैं? अच्छा इतने लड़के इतने लड़कियां। तुम्हारी माँ के कितने भाई बहन थे? इतने मामा इतनी मौसी, उनके कितने बच्चे हैं? बनाते 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 हमको आधा घंटा लगता है, और हमारा पन्ना बड़ा होता चला जाता है। और तब पूछते पूछते हमको पता लगता है, अरे हाँ मेरे इस चचेरे भाई को थी, इस मौसेरे बहन को थी, या हमें पता ही नहीं था, हमारा तो उनसे संबंध ही नहीं था। तो फैमिली हिस्ट्री के डिटेल में जाना बहुत जरूरी होता है। और फिर हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्टिंग आजकल हमारे देश में उपलब्ध होता चला जा रहा है। अभी ये महंगा है, पहले तो और महंगा था। जैसा कि किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ होता है, शुरू में महंगी होती है, और जब इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब वो चीज ज्यादा संख्या में पैदा होने लगती है, उपयोग में आने लगती है, तो वो चीज सस्ती होने लग जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में ये जेनेटिक टेस्टिंग थोड़ी सस्ती हो जाएगी। और अभी तो जो जितनी वैरायटी के बीमारियों पे करते हैं, लेकिन जो उससे भी रेयर बीमारी है उसके लिए नहीं अवेलेबल है। आने वाले वर्षों में और भी दुर्लभ और भी रेयर बीमारियों के लिए जेनेटिक टेस्टिंग वाले हो जाएगा। और अगर हमारा इंडियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेयर डिसीज IURD और हमारा आज की एडवोकेसी, हमारी पैरवी गवर्नमेंट के लेवल पे बड़ी स्ट्रांग रही हमारी आवाज में, तो हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे कि हमारे को फैसिलिटी दीजिए। हम हमारे मरीज इतने गरीब हैं कि इतनी महंगी टेस्ट नहीं करा सकते। तो ये हमारी एडवोकेसी, हमारी लड़ाई का, हमारी पैरवी का हिस्सा होगा। तो जब हम इवेल्युएशन करते हैं तो हम ध्यान देते हैं कि इन बीमारियों के लक्षण बड़े ओवरलैपिंग करते हैं। यानी मरीज का आपने हिस्ट्री ले ली, एग्जामिन कर लिया, उसके बाद भी आप पक्के तौर पे नहीं बता सकते, इसलिए जेनेटिक टेस्टिंग लेना बहुत जरूरी रहता है। और 3 या 4 पीढ़ी तक की फैमिली हिस्ट्री लेना पड़ती है। इसके अलावा डीएनए टेस्ट के अलावा कुछ नॉन डीएनए टेस्ट भी होते हैं जो हमें डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं। और ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर आपको लग रहा है कि हाँ पिता या माता में से किसी एक को थी, और जो संतान है उनमें से किसी 1 या 2 को है, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। इसमें आपको SCA1 2 3 4 ये वाले कराना चाहिए। और यदि आपको फैमिली ट्री देख के लगता है कि ऑटोसोमल रिसेसिव था, तो फिर आपके जो टेस्ट होंगे वो थोड़े दूसरे टाइप के हो जाएंगे। कारण क्या है कि ये टेस्ट इतने महंगे हैं कि आप
पूरा मीनू ऑर्डर नहीं कर सकती कि हमको तो ये भी ला दो, ये भी ला दो। आप बुफे में चले गए, ढेर सारी डिशें रखी, चाहे जो उठा ली, ऐसा नहीं है। वहाँ तो एला कार्ट मीनू है, आप जितना ऑर्डर करोगे उतने पैसे आपको देना पड़ेंगे। तो आपको शॉर्ट लिस्टिंग करना पड़ती है कि भैया इस बंदे में कौन कौन सी बीमारी होने का अंदेशा है, मैं केवल उन्हीं की टेस्ट कराऊं। अगर मैं और ज्यादा कराऊंगा, मैं हनुमान जी जैसा बन जाऊंगा कि पूरा पहाड़ उठा के ले आऊं, जो सी जड़ी बूटी आपको निकालना हो, जामवंत महोदय या सुषेण महोदय आप निकाल लेना, वो थोड़ी चलेगा यहाँ पे। आपको तो बड़ा चुनना पड़ता है कि अच्छा ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप का है, मतलब ये कि माता पिता में तो कोई बीमारी नहीं दिख रही, लेकिन संतान में आ गई, मतलब जरूर माता पिता दोनों के पास वो खराब जीन होगी, इसीलिए बच्चे में आ गई। तो फिर ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव की लिस्ट हमने अभी पढ़ी थी, उसमें फला फला टेस्ट कराते थे, बस आप चुन के वो वाले टेस्ट कराएंगे। तो ये सारी चीजें जेनेटिक काउंसलिंग का हिस्सा होती हैं। इसके बाद कुछ केस ऐसे आते हैं जहां आपने पूरी ताकत लगा ली, कहीं से कहीं तक कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं मिल रही, ऊपर 3 खानदान तक आप चले गए और काका मामा बुआ सारे संतान तक, आप भतीजे भांजी तक नीचे तक आ गए, कहीं कोई बीमारी नहीं है। इस तरह के केसेस को हम सिंप्लेक्स केस बोलते हैं। इसमें कौन से टेस्ट कराना, इसको स्पोरेडिक केस बोलते हैं। ये और भी बड़ा कठिन काम हो जाता है। फिर आता है कि हमको समझाना पड़ता है जेनेटिक काउंसलिंग में कि भैया परिवार में दूसरे लोगों को ये बीमारी होने का अंदेशा कितना है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में बच्चों में होने का अंदेशा 50% है, ऑटोसोमल रिसेसिव में उसके होने का अंदेशा 25% है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में लड़की कैरियर हो सकती है 50% चांस है, लड़के में बीमारी हो भी सकती है 50%, ना भी हो 50% चांस है। तो इसको बोलते हैं परिवार के सदस्यों में उक्त रोग के होने की आशंका का आकलन करना, यह भी जेनेटिक काउंसलिंग का हिस्सा होता है। और तो ये अलग अलग तरह की बीमारियों में ये अलग अलग होता है। मेरे ख्याल से मेरी स्लाइड्स खत्म हो गई है, मैं पूरी स्लाइड्स नहीं बनाया था, 2-3 मिनट में मैं कुछ बचे हुए पॉइंट पूरे करना चाहूंगा कि जेनेटिक काउंसलिंग में हम और क्या क्या करते हैं। और ये चीज इसलिए भी कठिन हो गई, मैं कह रहा था कि इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज, बहुत ज्यादा अनुभव और योग्यता की जरूरत होती है। और जो मान लीजिए कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे मरीज कहीं किसी लैब से रिपोर्ट लेके आ जाते हैं, सर ये मेरी रिपोर्ट आ गई, निगेटिव है, पॉजिटिव है। तो जेनेटिक स्पेशलिस्ट या एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है, काउंसलर की, कि उस रिपोर्ट को पढ़ के वो बड़े अच्छे तरीके से काउंसलिंग करे परिवार की। इट इज नॉट वेरी इजी कि मेरा ब्लड शुगर नॉर्मल आया है कि बढ़ा हुआ आया, मेरे को डायबिटीज है कि नहीं, इतना आसान नहीं होता जेनेटिक रिपोर्ट को एनालाइज करना। बहुत दिमाग लगता है, बहुत अनुभव लगता है उसके अंदर कि अच्छा ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, इस रिपोर्ट के फॉल्स नेगेटिव होने की आशंका कितनी है, फॉल्स पॉजिटिव होने की आशंका कितनी है। अब आपको बताऊं फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव क्या होता है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई टेस्ट पॉजिटिव आया है तो क्या वो वाकई में बीमारी को बताता है, या हो सकता है बीमारी तो नहीं फिर भी उसने गलती से बता दिया, उसको बोलते हैं फॉल्स पॉजिटिव। वो परसेंटेज हमको पता होना चाहिए। या अगर मरीज रिपोर्ट लेके आया, साहब मेरी टेस्ट तो नेगेटिव आई है, मेरा कोरोना तो नेगेटिव आया है, फिर भी मेरे को कोरोना हो सकता है, उसको बोलते हैं फॉल्स फॉल्स निगेटिव, कि टेस्ट तो निगेटिव है लेकिन फिर भी आपको बीमारी हो सकती है। तो ये सारा परसेंटेज एक जेनेटिसिस्ट को, एक एक्सपर्ट को अच्छे से पता होना चाहिए। और फिर एक जेनेटिक काउंसलर को पता होना चाहिए प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्वानुमान, के टेस्ट तो आ गया, अब हमें समझाते आना चाहिए कि अच्छा ये टेस्ट पॉजिटिव है तो आने वाले वर्षों में तुम्हें ये रोग लगभग इतने साल बाद प्रकट होगा, उसकी तीव्रता लगभग इतनी रहेगी, लगभग इतने साल तक जिंदा रहोगे, फला फिला इलाज उपलब्ध है, उसको लेने से फला फला फायदा होगा। तो ये सारी चीजें जेनेटिक काउंसलिंग के अंतर्गत आती हैं। और फिर अगला सवाल उठता है डीएनए बैंकिंग का, कि क्या मैं उसको सेव करके रख लूं कि भविष्य में काम में आ जाए। और फिर एक और चीज जो जेनेटिक काउंसलिंग में आती है वो होता है प्रीनेटल टेस्टिंग। प्रीनेटल टेस्टिंग का मतलब होता है कि कोई दंपत्ति है, उनमें से एक कोई बीमारी है या दोनों को कैरियर वाहक की कंडीशन है, और वो डॉक्टर के पास आते हैं, सर हमारे एक बच्चे को तो है पर हमको तो एक बच्चा और करना है, तो हम क्या करें, उसमें कितनी आशंका है। तो ये परसेंटेज कैलकुलेशन भी उस जेनेटिक काउंसलर को अच्छे से करते आना चाहिए। और फिर वो पूछते हैं माता पिता कि सर कुछ ऐसा करो ना कि हमारे आने वाले बच्चे में ये बीमारी हो ही नहीं। एक तरीका तो है कि आप बच्चे पैदा मत करो, पर नहीं साहब हमको तो चाहिए बच्चा। दूसरा तरीका ये है कि आजकल तो आईवीएफ कितना चलने लग गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो वो लोग आजकल कर लेते हैं पता
कि अगर पिता की तरफ से आना है तो स्पर्म को छांट लेंगे, माँ की तरफ से आना है तो अंडे को, ओवम को छांट लेंगे, क्योंकि माँ की ओवरी से जो अंडा निकल रहा है सारे अंडों में वो म्यूटेशन थोड़ी आधों में है और आधों में नहीं है। पिता की तरफ से जितने स्पर्म अपने को डालना है फर्टिलाइजेशन में, सारे के सारे हजारों स्पर्म में वो म्यूटेशन थोड़ी आधों में है और आधों में नहीं है, तो उसको छांट के आप टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन कराओ और उसको डाल दो, ये एक तरीका होता है। पर अगर मान लो वो नहीं करा पाए, वो संभव नहीं है, अब तो माँ को पेट में बच्चा आ गया, शुरू के 8 बिल्कुल पहला 10-12 हफ्ते हुए हैं, पहला तीसरा महीना भी नहीं हुआ, दूसरा महीना चल रहा है और इस टाइम पे आगे सर मैं एबॉर्शन करा लूं क्या? तो क्या तरीका है? प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो प्रीनेटल डायग्नोसिस का मतलब होता है कि आप गर्भ के पानी की जांच करो या कोरियानिक विलस की बायोप्सी ले लो और उसमें वो टेस्ट लगा के देख लो। तो अगर बाय चांस उस बच्चे में माता और पिता की तरफ से जो क्रोमोसोम आए हैं वो अच्छे वाले आए हैं, वो बच्चा हेल्दी, तो ठीक है, उस प्रेगनेंसी को जारी करो, चलने दो। और अगर वो बच्चे में वो जीन आ गई है तो उसका एबॉर्शन करा दो। तो ये सारी चीजें जेनेटिक काउंसलिंग में आती हैं। और फिर एक चीज होती है कैरियर टेस्टिंग। कैरियर टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि मेरे माता या पिता में से किसी एक को बीमारी थी और अब मेरे को 50% चांस है या 25% चांस है, जो भी है, और ये बीमारी, आज मेरी उम्र 20 साल है मान लो, लेकिन आमतौर पे हमारे परिवार में या इस बीमारी के पीड़ित मरीजों में ये देखा गया है कि ये बीमारी 50 साल की उम्र में जाके उसके लक्षण पैदा होते हैं और फिर 5 साल में वो खत्म कर देती है। तो अभी तो मेरे को मोहलत मिल गई 20 साल की, 30 साल की, क्या आज की तारीख में मैं ये जांच करवाऊं? इसको लेके दो तरह की फिलॉसफी होती है, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ होते हैं मेरे को नहीं कराना टेस्ट, मैं अभी से मेरी जिंदगी क्यों खराब करूं, 50 साल की उम्र में जो होना होगा देखा जाएगा, अभी तो मैं अच्छे से जी लो, एंजॉय कर लो, मेरे को नहीं करना, अरे इलाज तो है नहीं, मेरे को क्या करोगे बता के आप? इस तरह का भावना रखने वाले लोग होते हैं। और कुछ दूसरे तरह के लोग होते हैं, नहीं, मेरे को तो आज ही मालूम करना, मैं मेरी लाइफ प्लान करूंगा, मेरा इन्वेस्टमेंट उस तरह से प्लान करूंगा, मेरा करियर में उस तरह से प्लान करूंगा, मेरी फैमिली में वैसे प्लान करूंगा, और मैं बड़ा हिम्मत वाला हूं, मैं मेरे मन को मैं तैयार करूंगा कि जब होगी आएगी बीमारी तब देखा जाएगा, कौन जाने इन 30 सालों में नया इलाज ही निकल आए, मैं तो पता करूंगा। तो दो तरह की फिलॉसफी के लोग होते हैं और इसमें कौन सी फिलॉसफी को फॉलो करना, ये निर्णय डॉक्टर कभी नहीं थोपेगा, जेनेटिक काउंसलर कभी नहीं थोपेगा, ये परिवार, हमारा काम, डॉक्टर का काम क्या है? टेबल पर सारी चीजें रख देना, ये चीज है, ये चीज है, कौन सी डिश तुमको उठाना है तुम्हारी चॉइस है। तो इस तरह से मैं सोचता हूँ कि मैंने पर्याप्त समय ले लिया है। जेनेटिक काउंसलिंग में डॉक्टरों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है और जेनेटिक काउंसलिंग में मरीज और उसके घर वालों के मन में कितने प्रकार के इंटेलिजेंट सवाल उठना चाहिए। लोग, हम चाहते हैं कि लोग तरह तरह के कठिन कठिन सवाल लेके हमको आए ताकि हमको पढ़ना पड़े जाके इंटरनेट पे, अरे यार ये सवाल तो मैंने सोचा ही नहीं था, इसका क्या उत्तर है, चलो मेरे को थोड़ा रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने दो, मैं देखता हूँ। तो जेनेटिक काउंसलिंग का काम हमारे लिए एक सतत सीखने का काम है, कंटिन्यूस लर्निंग का काम है। मुझे